प्रिय छात्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे दिनों आपने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर इंटर लेवल वाले के बारे में आप बताइए, फॉर्म भरना है, 27 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो आज हम आपके लिए लेके वीडियो आ गए हैं। इंटर लेवल का जो BSSC का एप्लीकेशन आया हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं। वो भी बताने के साथ साथ प्रूफ भी दिखाएंगे, क्योंकि हमने विज्ञापन भी जो गवर्नमेंट ने अपलोड किया है वो विज्ञापन भी ले लिया है और सारी को हम अपना हिंदी में बताएंगे। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कहीं कोई गलती ना हो, ना फॉर्म भरने में, ना सिलेबस में, ना किसी पोस्ट के बारे में समझने में। तो देखिए, सबसे पहला ये हमारा विज्ञापन संख्या 23। ये भी जानते चलते हैं, कोई आपसे पूछ सकता है ये 2/23 का है दिया हुआ है। 2 का मतलब होता है कि दूसरी बार और 2023 का मतलब 2023 में 2023 में BSSC ने दूसरी बार ये बहाली दिया है, इसलिए 2। 3 होता तो 3 देता, 4 होता तो 4 देगा 2023 का। दूसरा देखिए, हमारा प्रारंभ है, प्रारंभ हो गया है 27/9/2023 से और इसका अंतिम है 11 नवंबर 2023 तक ये एप्लीकेशन फिल होगा। लेकिन 11 नवंबर के चक्कर में ना रहना है, नवंबर के तो चक्कर में ना रहना है, आपको अपना आवेदन अक्टूबर में ही कर लेना है। वरना BSSC का, या अब तो बहुत सारे आपने देखा होगा SSC हो या BSSC हो, जब अंत जाते जाते सर्वर इतना डाउन हो जाता है कि एक फोटो अपलोड करने में आप नाको चने चबा लेंगे। इसलिए नवंबर के चक्कर में ना रहना है, आपको इसका फॉर्म अक्टूबर तक फिल कर लेना है। कैसे करना है, क्या करना है, सब हम आपको डिटेल बताते हैं। देखते चलिए, यहां ऊपर से ये आपको दिखाते चलते हैं पोस्ट भी। नीचे ये हमारा देखिए दिया है 27 तारीख से शुरू होता है, इंटर लेवल स्तरीय है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन। अब एक एक करके देखिए, यहाँ जैसे एक पद यहाँ पर दिया है, क्रम पद का नाम दिया हुआ है कि निम्न वर्गीय लिपिक हैं। ये निम्न वर्गीय लिपिक विभाग है पथ निर्माण विभाग में। ये भी चीज समझते चलते हैं कि ये चीज क्या लिखा है। निम्न वर्गीय लिपिक का मतलब होता है लोएस्ट डिवीजन, लोअर डिवीजन क्लर्क, और इनका जो ड्यूटी मिलेगा वो पथ निर्माण विभाग में, जहां पर पथ का निर्माण होता है उस विभाग पर। लेवल 2, लेवल 2 क्या, आपका जो सैलरी डिसाइड होता है इसी लेवल के अकॉर्डिंग होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे ग्रुप डी वगैरह का बहाल लिया था वो लेवल 1, और उन्हीं से ये ज्यादा है लेवल 2। फिर इसका न्यूनतम योग्यता दिया हुआ है इंटरमीडिएट। तकनीकी योग्यता, तकनीकी योग्यता का मतलब हो गया आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब क्या नॉलेज होना चाहिए वो बताया है कि कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकड़, जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है, जो लोग DCA ADCA का कोर्स किए होंगे उनको वर्ड प्रोसेसिंग सिखाया गया होगा, और साथ में टंकड़, टंकड़ का मतलब होता है टाइपिंग, आपको चाहिए ही चाहिए। वांछनीय योग्यता का मतलब होता है डिजायरेबल, ये भी आपको यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया है, आगे चल के पद में दिया हुआ है। ये तो नहीं कहा है कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए कि ना चाहिए, लेकिन जब तकनीकी योग्यता में मांगा है तो आई श्योर कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांग सकता है। और टंकड़, ये आपका टाइपिंग तो नहीं दिया है कि कितना की स्पीड में चाहिए, लेकिन जब टंकड़ लिखा है तो आपसे टाइपिंग करवाया जाएगा। टाइपिंग करवाने में ये आपका स्पीड ना देखा भी जाएगा, तो थोड़ी देर करवाने के बाद अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो हटा दिया जाएगा, लेकिन टंकड़ लिखा है तो टंकड़ आपसे लिया जाएगा। अब ऐसे ही आप नीचे देखते चलिए, नीचे जब हम लोग देखेंगे तो ऐसे ही निम्न वर्गीय मध्य निषेध उत्पाद में ये कंप्यूटर संचालन, देखिए वांछनीय हिंदी अंग्रेजी दोनों, जहां पर दोनों लगा दिया है समझ लेना हिंदी में भी टाइपिंग लेगा, अंग्रेजी में भी टाइपिंग लेगा, वो चीज देख लेना है। आप मोटे में अक्षर में ये समझिए, इंटर स्तरीय जो भी आता है उसमें लगभग पद में टाइपिंग आपको चाहिए, टंकड़ चाहिए ही, क्योंकि इनकी ड्यूटी जहां पर भी होती है, आपने देखा होगा, आप तो अधिकतर ब्लॉक वगैरह में देखे होंगे, तो काउंटर पे बैठते हैं तो काउंटर पे जल्दी जल्दी काम करने होते हैं, तो टंकड़ तो चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको ए के बाद खोजने लगे B कहाँ है, फिर C कहाँ, फिर उसको क्लर्क रखने से क्या फायदा। तब तो किसी वृद्धा को 5,000 में सिक्योरिटी गार्ड जैसा बैठा देगा सरकार, अब बैठा के खोज लो भाई A या B कहाँ है। तो टंकड़ तो चाहिए ही चाहिए। देखिए सब में आपको लिखा होगा
कि टंकड़ चाहिए। आप जितने भी पद यहाँ देख रहे हैं सब में देखिए टंकड़ टंकड़, यहाँ भी देखिए टंकड़, ये टंकड़, यानी टंकड़ से आपका तो इसमें छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आप सब पद में देख लीजिए टंकड़ चाहिए ही। और साथ ही एक चीज यहां पर बताते चले, लड़कियों के लिए स्पष्ट कह दिया है कि आपके लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं का आरक्षित पद है। यानी जितने पद हैं जिस कैटेगरी के हैं आपका 35% रिजर्व है। आपके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया कि 35% आपका है, 35% में आप जितने भी चाहें कंपटीशन करके ले लीजिए। तो जितनी लोग लड़कियां सुन रही हैं ध्यान ले लो, सुनहरा है, अभी इलेक्शन का समय है, फायदा उठा लो, मेहनत कर लो, नौकरी ले लो। और बहुत बढ़िया ऑफिशियल एक जॉब में कम मेहनत करके, कम मेहनत तो नहीं, कंपटीशन का जमाना है, कम मेहनत क्या, मेहनत तो आपको करने ही होंगे, बिना मेहनत के तो नहीं, लेकिन आपका 35% रिजर्व है तो आपके सीट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अब देखिए, अब नीचे चले, ये तो विज्ञापन आप देखेंगे, इधर आपका सीट दिया हुआ है, जिस कैटेगरी में है आप अपना सीट देख लेंगे। साथ ही ये सब में देखिए टंकड़ टंकड़, हमने कह दिया ना लगभग मोटे शब्दों में कि सब में आपका टंकड़ मांग रहा है। टंकड़ के साथ साथ यहाँ देखिए कि कुछ निम्न लिपिक ऐसे हैं जिसमें एक तकनीकी योग्यता में पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है कि हिंदी अंग्रेजी टंकड़ तो चाहिए ही, साथ ही में कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट पर भी काम करने आपको आता हो। जहां इंटरव्यू स्किल के लिए बुलाएगा वो करवा के देख नहीं लेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है, इसलिए लिखा है तो उस विज्ञापन पे नजर रखिए, उतना आपसे लिया ही जाएगा। नीचे देखते चलते हैं, नीचे देखिए टंकड़ वाली जहां बात आएगा सब में टंकड़ है, लेकिन जब यहां पर एक फाइलेरिया निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग में है जो इंटरमीडिएट सिर्फ साइंस मांगा है, देखिए ये विज्ञान, आइए लेवल 4 है। लेवल 4 का मतलब इनका सैलरी ज्यादा है, लेवल 2 से ज्यादा है, लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4। इनका फाइलेरिया निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग में ड्यूटी होगा, ना तो इनको टंकड़ की आवश्यकता है ना इनको वांछनीय। देख पा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ साइंस चाहिए, इंटर से आप साइंस हैं तो, इसलिए हमने कहा लगभग कुछ पद देखिए इसी तरह से खाली छोड़ा गया है, लेकिन इसमें सीट देख लीजिएगा कि क्या कैसे कितना सीट दिया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे देखिए सब में बाकी टंकड़, ये देखिए ये राजस्व कर्मचारी जो है, जो राजस्व कर्मचारी दिया हुआ है जो भूमि सुधार में मिलेगा, इसमें टंकड़ की आवश्यकता नहीं है। देखिए इंटरमीडिएट 10+2 समक्ष होने चाहिए, यहां ना तो दिया है टंकड़ ना, और इसमें देखिए आपका सीट भी जबरदस्त है, आप देख पा रहे होंगे इसमें सीट भी आपका जबरदस्त है राजस्व वाले में, और इसमें आपका टंकड़ नहीं दिया हुआ है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसमें टंकड़ नहीं दिया गया है। आगे आगे देखिए बाकी सारे में आपको टंकड़ मिलेगा ही, यहां कंप्यूटर टंकड़ शुरू में ही कह दिया है, बाकी सब में आपको टंकड़ मिलेगा। टाइपिंग सब में आपको टाइपिंग करने ही होंगे। तो सबसे ज्यादा आपने देखा राजस्व में सीट भी था, राजस्व में आपका टाइपिंग भी नहीं दिया है। राजस्व कर्मचारी जो राजस्व के लिए उनको अधिकतर उनका कागजी कार्रवाई है, या फिर जाना फाइलें ये करना, आपका डॉक्यूमेंट निकलवाना, जाके टंकड़ वाले को देख के चढ़वाना, इसलिए उसमें टंकड़ नहीं मस्ट किया गया है। अब नीचे देखते चलते हैं, ये हमारा दिया हुआ है, ये विकलांग के लिए, विकलांग के लिए आपको बताया गया है कि देखिए ये जो कोड है, ये जो कोड है वो दृष्टि दिव्यांग के लिए है, ये है जो बोल नहीं सकते, ये जो चल नहीं सकते, ये मेंटली जो डिस्टर्ब है उनके लिए, और ये एक विकलांगता के साथ बहुत सारे उनके साथ समस्याएं हो। फिर नीचे चलिए हम लोग चलते हैं शैक्षणिक योग्यता पर। शैक्षणिक योग्यता कहा है, जब इंटर लेवल का है तो इंटर ही आपसे कहेगा, बाकी तकनीकी जो लिखा हुआ था वो हमने आपको बताया। आरक्षण वाला मामला सुनिए, इसमें आपका गलतियां होना नहीं चाहिए। नीचे क्या लिखा है नहीं मतलब है, आरक्षण समझिए। अगर आरक्षण में कोई त्रुटि पाया जाता है तो बहुत लोग डरते रहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं रिजेक्ट नहीं होता है। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपका जो मेंशन हो जाता है वो अनारक्षित में हो जाता है। बाकी ऐसा ना समझिएगा कि आरक्षण में कोई त्रुटि कर दिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाकी अगर महिलाएं समझे, लड़कियां जो शादीशुदा हैं
मेरे आसपास में भी एक दो शादीशुदा हैं, मेरे सर खाए हुए थे कि जल्दी से बताइए। तो शादीशुदा जो लोग हैं वो अपने ससुराल का नहीं, अपने गांव का, अपने गांव से वो अपना आरक्षण वाला जो भी आरक्षण से है, कास्ट से, कास्ट के साथ साथ उनका जो भी आरक्षण आता है, ओबीसी आता हो, ईडब्ल्यूएस आता हो, एससी एसटी आता है, जो शादीशुदा है तो अपने गांव से। ये बातें देखिए हम आपको दिखाते हैं कि ये कहां लिखा हुआ है कि आपको भी अच्छी तरह पता चले। देखिए यहां लिखा है, आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम पता से। ये बातें हमने कितनी बार समझाया। पति पति ईडब्ल्यूएस है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं, पिता के यहां से ईडब्ल्यूएस बन के आ गया तो आप ईडब्ल्यूएस में हैं। यहां कास्ट कौन सा है, यहां पर आरक्षण आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं उससे मतलब नहीं। पिताजी अगर लेते हैं तो आप बनवाइए, वही आपका वैलिड होगा। यहां अगर लेते हैं या गांव में नहीं मिलता है और पिताजी के नाम से आया कि नहीं बनता तो पिताजी वाला ही मान्य होगा, वरना आपको अनारक्षित में रखा जाएगा। ये थोड़ा समझ लेंगे। विवाहित महिलाओं के लिए है, विवाहित महिलाएं आंखें खोल के देखें, ये विवाहित महिलाओं के लिए है। अब आगे देखिए, ये तो दिव्यांग के लिए है। और थोड़ा आगे आपको सिलेबस दिखा देते हैं। उम्र सीमा, जो एज का बात है दिया हुआ है, उम्र की सीमा की गणना 1/8/2023 से, यानी 1/8/2023 को आप 18 वर्ष हुए हैं तभी आप फॉर्म भरेंगे। और 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हुए उक्त तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो वो उम्र के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांकित ना। ये क्या कहा है कि इसके साथ ही साथ 1/8/2023 को जब है तो कोई अगर प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता हो, ये नहीं है तो एज के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि जब जो कट ऑफ डेट है उस डेट तक आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो भी इश्यू हो जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा हुआ कि इसका कट ऑफ डेट 1/8/2023 और आपने जो कंप्यूटर का या फिर किसी चीज का सर्टिफिकेट बनाया वो 2/8/2023 उस पर इशू डेट लिखा हुआ है तो वो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा, वो आपका वैलिड नहीं होगा, वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि डेट कट ऑफ दिया हुआ है 1/8/2023। बाकी तो ये प्रशासन विभाग ये शैक्षणिक योग्यता के बारे में समझाया है। नीचे देख लीजिए, 18 वर्ष आपका न्यूनतम होना चाहिए, अनारक्षित 37 वर्ष के, अनारक्षित वर्ग की महिला 40 वर्ष के, जो जनरल से पुरुष हैं 37, महिला हैं तो 40। अनारक्षित महिलाएं ये देखिए 40, यहाँ पिछड़ा वर्ग के अत्यंत इनके लिए 40, पुरुष महिला दोनों के लिए, और इनके लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। ये आपका एज के बारे में दिया हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रारंभिक जो पहला परीक्षा होगा उनके लिए शुल्क, अगर आप जनरल कैटेगरी से पुरुष हैं, जनरल और ओबीसी, आपको 540 रुपए देने होंगे। महिलाएं हैं बिहार के अस्थायी, यहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उनके लिए 135, और सभी दिव्यांग के लिए भी 135 दिया हुआ है। लेकिन सभी श्रेणी के महिला जो बिहार के हैं, भले वो किसी भी कैटेगरी से हो, बिहार की महिला हैं तो उनसे 135 रुपया लिया जाएगा। लेकिन बिहार राज्य के जो बाहर के हैं तो पुरुष हो या महिला हो उनसे 540 रुपया ही लिया जाएगा। यानी जनरल ओबीसी के जो पुरुष हैं 540, जो एससी एसटी हैं उनसे 135, जो दिव्यांग हैं 135, हर कैटेगरी के लड़कियों के लिए महिला के लिए 135, और हर कैटेगरी के महिला पुरुष के लिए जो अदर स्टेट के हैं उनसे 540 रुपया ही लिया जाएगा। आगे देखिए, परीक्षा शुल्क की राशि, प्रोसेसिंग फी, सर्विस टैक्स सब उसमें इंक्लूड है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के परीक्षा, ये देखिए 11 तारीख तक अगर आपका 27/9 से शुरू हुआ, फॉर्म भरने का डेट अगर 11 तारीख का है तो पेमेंट डेट 9 तारीख तक है। 9 तारीख तक आपने पेमेंट जमा कर दिया है तो ठीक है, नहीं जमा किए हैं तो बस इतना ही, बस 9 तारीख के बाद आपका पेमेंट नहीं लिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के नियमावली 2010 के आलोक में
40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। इसका मतलब समझिए, अगर 40,000 से ज्यादा हुआ तो आपको अलग अलग शिफ्ट दिया जाएगा। और समानीकरण का ही मतलब होता है नॉर्मलाइज। समानीकरण का मतलब होता है नॉर्मलाइज, यानी नॉर्मलाइज इसमें किया जाएगा। तैयार रहिएगा, नॉर्मलाइज इसमें होगा। स्पष्ट कहा है कि सारे शिफ्ट को इक्वल बनाने के लिए परिणाम समानीकरण किया जाएगा। समानीकरण का मतलब जिस शिफ्ट में थोड़ा सा टफ हुआ उसका लेवल थोड़ा नॉर्मलाइज में स्कोर बढ़ा दिया जाता है, जिसमें आसान हुआ जो आसान हुआ उनका नहीं बढ़ाया जाता है। दोनों को समानीकरण करने के लिए, यही नॉर्मलाइज के लिए होता है। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर एक ही परीक्षा है ना। भाई एक परीक्षा नहीं है, दो परीक्षा है। देखिए ये लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार रिक्तियों का 5 गुना, जितना आपका रिक्ति है उसमें 5 से गुणा करके रिजल्ट दिया जाएगा। और चयन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग विज्ञापन प्रकाशित होगी, अलग विज्ञापन भी निकलेगा। यानी जब आप पीटी दे देंगे तो उसके 5 गुना लड़के का रिजल्ट आएगा और उस 5 गुना को मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग विज्ञापन आएगा और वही लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा निकाले होंगे। यानी ये तो तय हो गया कि दो परीक्षा है। अब बहुत लोग सुन रहे थे, जैसे ऊपर हेडिंग में ही दिया हुआ था ना फॉर्म भरते समय, कि प्रारंभिक परीक्षा और साक्षर, तो लोगों को लगता था कि एक एग्जाम है और इंटरव्यू नहीं है। एक एग्जाम देने के बाद 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अब थोड़ा देखिए इसमें हमारा सिलेबस क्या कहता है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता, ये तो ठीक है, ये तो पीछे भी दिया था। सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित और मानसिक, यानी ये आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा। इनके सिलेबस अलग अलग क्या दिया हुआ है वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए सामान्य अध्ययन से कहा है कि वर्तमान की घटना, दिन प्रतिदिन घटना, ये सब पड़ोसी देशों की, भारत की, बिहार की, यानी मोटे अक्षर में आप ये यहाँ समझेंगे कि सबसे ज्यादा आपका बिहार से क्वेश्चन, सबसे ज्यादा, हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ बिहार से पूछेगा, सबसे ज्यादा, उसके बाद भारत से और इसके पड़ोसी देशों से, बाकी दिन प्रतिदिन जो घटनाएं होती है उनसे। समसामयिक विषय के यानी करेंट अफेयर से भी पूछा जाएगा। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, सब करेंट में क्या हो रहा है, कौन चेंज हुए, कौन आए, कौन गए, ये पुरस्कार किसको दिया गया, कौन कौन सी भाषा है, कौन सी पुस्तक लिखा गया, कौन सा लिपि है, राजधानी किसका कहाँ है, मुद्रा कौन सा है। खेल खिलाड़ी से भी देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं, ये इस पे नजर रखना है। भारत और पड़ोसी देश के बारे में, भारत के जो आसपास पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। फिर यहाँ पर अगर विज्ञान से हम लोग लें, विज्ञान और गणित से, तो मैट्रिक स्तर का बस विज्ञान पूछा जाएगा। स्पष्ट कर दिया है कि मैट्रिक लेवल का हम इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के विषय से हम विज्ञान से लेंगे, जिसमें तीनों भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल मिला के लिया जाएगा। गणित से देखिए, गणित से लगभग अर्थमेटिक के सारे चैप्टर दिया गया है, संख्या पद्धति से लेकर सारे, यहाँ देखिए अभिकलन, दशमलव, भिन्न, संख्याओं के बीच संबंध, फिर यहाँ से प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, गणितीय संक्रियाएं, वही सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन होता है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। वैसे ही रीजनिंग में आप देख लें, एनालॉजी हो गया, समानता हो गया, भिन्नता, स्थापना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति भेद, अवलोकन, अवधारण, ये सब इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो ये एनालॉजी है, ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण वगैरह, भिन्नता, अलग अलग भिन्न छांटना है। ये दृश्य कहने का मतलब नॉन वर्बल से भी आपको दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अब यहाँ पर बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम 40 नंबर लाएंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दिया है सामान्य वर्ग के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब इसके बारे में मेरी बात समझिएगा, अगर एग्जाम टफ हुआ और ऐसी नौबत आ गई कि 40% लाना या 40% के आसपास ही लोग रह गए या 40% से नीचे, तो 5 गुना का भी सरकार इंतजार नहीं करेगा, सिर्फ 40% वाले को ही लिया जाएगा, क्योंकि ये ही क्वालिफाइंग मार्क्स है।
लेकिन 40% ही नहीं रखना है। अगर सारे लोग 80-80, 75-75 और उसको लड़का 5 गुना 80% पर मिल गया तो 40% के लिए थोड़ी इंतजार करेगा। वो 80% वाले लड़के का 5 गुना छांट लेगा, बाकी छोड़ देगा। आप 40% लेके आप बस सामने देखते रहिएगा, वो 40% का नहीं। ये तो वो परिस्थिति क्वालिफाइंग लगाया जाता है जब ऐसा नौबत आ गया कि सारे लोग का 30, 35, 38, अब कुछ लोग का 40%, बस 40% को लिया जाएगा, बाकी का नहीं लिया जाएगा। उस समय 5 गुना का भी इंतजार नहीं किया जाएगा। क्लियर है? यही दिया हुआ था। ये सब वर्ग का अलग अलग, पिछड़ा वर्ग का अलग दिया है। ये सब देखिए जाति का, महिला का भी देखिए, महिला का तो सभी वर्ग के 32 ही दिया हुआ है, दिव्यांग के 32 ही दिया गया है। ये मिनिमम क्वालिफाई है। क्लियर? अब जरा नीचे चलते हैं अंतिम पेज पर। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन, ये तो हमने शुरू में ही बताया 27/9 से शुरू होता है, 11/11 को खत्म। लेकिन पेमेंट का डेट क्या है? 9/11। पेमेंट आप 9/11 तक जमा कर सकते हैं। उससे आगे आपका पेमेंट का बंद हो जाएगा। वो तो दिया है कि पेमेंट भरने के बाद फाइनल सबमिट करने के लिए। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें जो हम आपको बता सकें। बाकी इसमें ऐसा कुछ देखिए नहीं दिया हुआ है कि जो आपको बता सके हम। ऑनलाइन आपको भरना है, मूल रूप से प्रमाण पत्र, अंक उपलब्ध होने चाहिए। वो तो भाई हर एग्जाम में कहता है कि आपके जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल होना चाहिए, सारे उपलब्ध होना चाहिए, समय से कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी ऐसा अगर त्रुटि पाया गया तो आपका जो आप भरे हुए हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बस इतना ही आपका ये विज्ञापन था। अगर आप मेरी बातों को समझ चुके हैं तो एकदम केयरफुली बैठ के अपना पोस्ट, जो भी हमने पोस्ट बताया, टंकड़ से लेके कंप्यूटर से लेके, ध्यान पूर्वक साइबर कैफे में या खुद से आप भरिए। बाकी हम सिलेबस से लड़ने के लिए तैयार हैं और आपका कंप्लीट करवा के ही मानेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।